नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कैबिनेट बैठक में शायद सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक मामलों में राहत देने की ओर कदम बढ़ाया है। सरकार ने तय किया है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर दर्ज केस खत्म किए जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर सरकार के फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार को जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों पर भी फैसले लेने की जरूरत है। यह बयान सरकार की पुनर्वास नीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में नक्सलवाद का मुद्दा ही गूंज रहा है। एक और सरकार गोली का जवाब गोली से दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी जारी है। सरकार ने सरेंडर किए नक्सलियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक मामले खत्म किए जाएंगे। एक तरफ सरकार पुनर्वास नीति को मजबूत करने के प्रयास में है, तो विपक्ष ने सरकार के पुनर्वास नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बड़े बड़े अपराध करने वाले नक्सलियों के केस खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन जिन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया है, उनका क्या होगा? समीक्षा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जो नक्सली के नाम से सैकड़ों आदिवासियों को जेल में फूंक दिया गया है, जिसको उनके अपराध के बारे में भी जानकारी नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि कोर्ट कचहरी वकील किस प्रकार से लगाए, उसके पास पैसा भी नहीं है। ऐसे कितने नक्सली हैं जो बंद है इस सरकार में। हमने छुड़वा दिया था, लेकिन इस सरकार ने बहुत सारे लोगों को नक्सली बता के जेल के अंदर ठूसे गए हैं। हालांकि सरकार अपने फैसले पर अडिग है और वो इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में मजबूत कदम मान रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि सरकार का उद्देश्य मुख्य धारा में जुड़ने के लिए नक्सलियों को प्रोत्साहन देना और नक्सल उन्मूलन रणनीति को प्रभावी बनाना है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बार बार नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जोड़ने की अपील कर चुके हैं। कई नीतिगत बदलाव भी समय समय पर किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आए दिन सामने आ रही नक्सली गतिविधियां बताती हैं कि दशकों से अपनी जड़ें जमाए नक्सलवाद से निपटना सरकार के लिए आसान नहीं है। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। केस खत्म लेकिन सियासत जारी, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। अजय जी, ये शुरुआत आपके साथ ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीजें भूपेश बघेल बात कर रहे हैं कि वो निर्दोष और मासूम आदिवासी जिन्हें जेलों में डाला गया है वाकई नहीं जानते, क्योंकि वो आदिवासी उस बहुल क्षेत्र से आते हैं, उन्हें नहीं पता है कोर्ट कचहरी क्या होती है, कैसे केस लड़ा जाता है, पैसे भी नहीं है। उन गरीब आदिवासियों को छोड़ने की बात की गई है, लेकिन उसके लिए सरकार अभी कोई नीति बनाते नहीं दिख रही, सिर्फ उनको लिया जा रहा है जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये कैसे पता है कितना आंकड़ा है, क्योंकि सैकड़ों की बात की है भूपेश बघेल ने, कुछ आंकड़ा है कांग्रेस के पास? संयम जी, हमारी जो आपत्ति इस बात से है कि एक तरफ ये जो नियत नीति बनाई गई है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो सरेंडर किए हैं। हम लगातार ये देख रहे हैं, पहले के उदाहरण आप देखिएगा, सारखीगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागिलू में निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया। अगर ताजा सायासकर की बात करेंगे तो पीडिया, कोयलीबेड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, ये 5 जगह में लगातार जो है निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर भी किया गया और बहुत सारे बेचारे निर्दोष आदिवासियों को बिना केस के सलाखों के पीछे ढकेला गया, जो बेचारे ना कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं, ना वो आर्थिक रूप से इतने संबल है कि वो अपने क्या जो केस दर्ज हो रहा है उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सके। माननीय भूपेश बघेल ने जो आपत्ति दर्ज की है उस बात को अंडरलाइन किया है कि जो बेचारे निर्दोष आदिवासियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है, ये आप जो नियत नीति बना रहे हैं, ये नियम की बात कर रहे हैं, ये जिला स्तरीय समिति जो बनाई गई है संयम जी, इसमें ऐसे केस को भी लागू किया जाए जो बेचारे बिना किसी नक्सली गतिविधियों में शामिल हुए सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। कई बार क्रेडिट लेने की रणनीति के तहत, कभी इवेंट मैनेजमेंट के तहत, कभी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चलते
सरकार अजय जी, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर सरकार के ऊपर निशाना होगा, और सरकार यदि उनको रिहा करेगी, कोई 2 साल 3 साल या 4 साल से बंद होगा, तो एक सवाल सरकार के ऊपर भी उठेगा कि आपने उन मासूमों को जेल में डाला, उनके वो साल कौन देगा वापस जो इस वक्त चले गए, वो बेगुनाह थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब सरकार से आपको मिल पाएगा, क्योंकि यदि बंद किया गया तो हो सकता है कोई ना कोई अपराध किया होगा, उसके पीछे कुछ कारण होगा। जी नहीं, मैं टेक्निकल बातें कहना चाह रहा हूँ। कभी जो मैं आपका पूरा इनका नियत नीति पढ़ा था, जो पारित के उन्होंने 3 एक स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया है, जो ऐसे मामलों को जांच पड़ताल करेगी, उसको मंत्रिमंडल समिति में भेजा जाएगा, वो जिला स्तरीय समिति को प्रस्तावना जाएगी, वहां से पुलिस मुख्यालय से विधि विभाग से वापस कैबिनेट। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है संयम की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस पूरी प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता अपनाई जाएगी। टारगेट रूप से राजनीतिक सिफारिश के चलते ऐसे लोगों को छोड़ने का दुष्प्रयास किया जाएगा, तो एक अच्छा कदम भी जो है वो आगे चल के खतरे का संकेत बनेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी हमने देखिए भूपेश सरकार की अगर मैं बात करूं, हमने 5 सालों में जस्टिस पटनायक जो एक न्यायाधीश थे रिटायर्ड, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिन्होंने 900 से अधिक मामलों में 4000 निर्दोष आदिवासी जो रमन सागा के 15 साल में सलाखों के पीछे ढकेल दिए थे, उनको हमने बाहर निकाला। तो हमारी नियम नीति मंशा स्पष्ट थी कि कोई भी बेचारा निर्दोष मासूम आदिवासी बिना नक्सली गतिविधियों में शामिल हुए अगर सलाखों के पीछे ढकेला गया है, तो ये संविधान की, यहाँ सरकार की, ये मानवता की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सलाखों से बाहर निकाला जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो पुनर्वास नीति है, आज जो कांग्रेस की पुनर्वास नीति के 5 बिंदु थे कि जो 50,000 की आर्थिक सहायता, उनको रोजगार के अवसर, उनके स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, उनको कृषि भूमि का आवंटन और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पर्याप्त महत्व, ये 5 जो मुख्य बिंदु थे, शायद अगर कॉपी और पेस्ट कर रही है, कोई नई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और जो मैंने आपको जो ये सिस्टम बताया, किसी भी राज्य में अगर नक्सली के खिलाफ केस जो वापिस लेना है, इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया को शायद सरकार कैबिनेट में अपने एक जुझारू कदम, साहसिक कदम जान लेते के शर्मा जी से प्रक्रिया कितनी जटिल है। और के शर्मा जी, आप बताया जा रहा है जो प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति बनेगी, वो वहां से रिकमेंड करेगी, फिर वो जाएगा ऊपर लेवल पर पुलिस मुख्यालय से फिर वो जाएगा एक तरह से उप समिति जो बताई जा रही है, जिसमें कैबिनेट हम सीधे तौर पर कहें कि मंत्रिपरिषद की कैबिनेट में वहां जाएगा। ये बीच बीच में एक जो पूरा का पूरा चैनलाइजेशन है कितना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बहुत आसान होता है, आत्मसमर्पण किया, बंदूक दे दी, वो आत्मसमर्पित नक्सली है, तुरंत सरकार ने पैसे दे दिए। अब आता है भविष्य पे संकट, क्योंकि केस दर्ज है, कुछ भी आगे बढ़ते हैं तो केसों की बात हमेशा आएगी, कोर्ट कचहरी की बात आएगी, और ये भी एक दिया गया कि कोर्ट कचहरी में केस कम होंगे। क्या प्रक्रिया जटिल है या फिर यही प्रक्रिया होनी चाहिए? शर्मा जी। निश्चित रूप से एक तो संवेदनशील मामला है और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नक्सली उन्मूलन का जो प्रयास किया जा रहा है उसको एक रूप से सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज है जो अपराधी हैं, जो हत्या की है कई निर्दोष की और कई सेना के जवानों की, पुलिस के जवानों की जो शहीद हुए हैं, इनकी हत्या के मामलों को किस रूप में आप वापस लेना चाहते हैं। नीचे स्तर पर सबसे पहले जिला समिति बनाई जाएगी और जिला समिति में क्या अवसर मिलेगा, जो शहीद परिवार हैं, जो आदिवासी निर्दोष मारे गए उनके परिवार की सुनवाई होगी, क्या वो क्या चाहते हैं कि वो माफ करना चाहते हैं कि नहीं। एक लाइन की बात यदि पूर्व में बात करें तो राजीव गांधी के हत्यारों को राहुल और प्रियंका गांधी ने विचारों के टकराव में हत्या का मामला समझ के एक बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया था। क्या इस तरह से सभी लोग स्वीकार करेंगे इस चीज को लेकर के, नक्सली उन्मूलन को लेकर? और जो बड़े बड़े झीरम कांड की हत्या है, जो तमाम प्रकार के तालमेटरा में 76 जवान शहीद हो गए, इनके परिवारों की क्या होगा? दूसरी चीज, क्या पहचान है कि इस घटना में कौन कौन नक्सली शामिल है? तीसरी चीज, झीरम कांड में 38 लोगों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पुटअप किया, 9 को गिरफ्तार किया। उसमें 2 लोगों के नाम हिडमा और इसका अंबाला, इन लोगों के नाम हटा दिए गए थे। क्या ये पूरे मामले समाप्त? बहुत सारे चीज लोगों के दिमाग में है कि इनका कौन होगा कौन नहीं होगा। नीचे स्तर पे जो आदिवासियों की बात कांग्रेस कर रही है, उन्होंने अपने पटनायक आयोग बनाया, अभी क्या इस ढंग से ऐसा कुछ प्रयास होगा? लेकिन ये लंबी प्रक्रिया। फिलहाल तो ये है कि मार्च तक के जो डेडलाइन दिया गया उसमें जो बचे हुए जो नक्सलाइट हैं उनके बीच एक मैसेज जाएगा कि सरकार इस ढंग से हमारी बातों को लेकर के पुनर्वास नीति 2025 में क्या इसका उल्लेख है, उसके आधार पर हमको यहाँ पे वापस आएंगे। और सभी नक्सली वापस आते हैं, मुख्य धारा से जुड़ते हैं, जो विचारों के टकराव की बात जो राहुल गांधी ने कही
उस ढंग से क्या हो सकता है क्या? ये तमाम प्रकार की बातें महत्वपूर्ण है। जो जिसने अपने परिवार खो दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, बिल्कुल एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन विचार करने की जरूरत है कि जो शहीद हुए हैं, कहा जाता है कि एक एसपी को उड़ा दिया था, एक नक्सली ने एसपी को मार दिया, कई पुलिसकर्मी मारे गए, कई जवान शहीद हो गए, कई सुरक्षा बल के जवान। तो ऐसे में वो शहादत क्या व्यर्थ जाएगी? आत्मसमर्पण ही सब कुछ है, एक विचार का विषय यहां पर है। लेकिन फिलहाल अभी जो नीति चल रही है उसके ऊपर और चर्चा भी करेंगे लगातार। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। शताब्दी जी, ये जो नीति बनाई जा रही है आत्मसमर्पण के बाद उनके केस कैसे वापस लिए जाएंगे? एक नीति में संशोधन की जरूरत है, प्रक्रिया बनाई गई है, लेकिन ये प्रक्रिया जटिल है या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। कि इसको लेकर जटिलता तो दिख रही है, एक 4 बड़े बड़ा चैनल बनाया गया है, लेकिन दूसरी चीज है क्या अब बीजेपी उधर भी देखेगी जो निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है? ये भूपेश बघेल का कहना है, क्या वहां ध्यान जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल पूरे कानून को ध्यान में रखकर और सभी के अधिकारों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है और जो मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध जितने भी पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण हैं उनके निराकरण और उनके वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया है। देखिए, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तब तक किसी के साथ भी न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन निरपराध आदिवासियों के परिवारजनों की हत्या हुई है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिन्होंने शासन पर विश्वास करके और अपने हथियार रख दिए, तो उनके साथ भी उनको किस प्रकार से त्वरित न्याय मिल सके, क्योंकि जो भी उनके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं उन पर कार्रवाई तो होगी ही। किस प्रकार की कार्रवाई होगी, उसमें क्या शिथिल किया जाएगा और किस प्रकार से उनका पुनर्वास होगा इन आत्मसमर्पित नक्सलियों का, ये सब विचारणीय है। उनके अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में उनके दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है इसमें। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है, और इसके लिए जितनी भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, कम समय में त्वरित न्याय मिले, इसकी अनुशंसा आज यह कैबिनेट में हुई है। नहीं, कांग्रेस कह रही कि प्रक्रिया जो थी वो हमने अपनाई थी वो थोड़ी सरल थी, लेकिन आप इतना जटिल कर रहे हैं कि आत्मसमर्पित नक्सली के साथ एक तरह से कहा जाए कि धोखा हो जाएगा, कि उन्हें इतना लंबा वक्त लगेगा। ये एक तरह से कहना है कि जो प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई थी बहुत सरल थी। देखिए, ये कह देना कांग्रेस की बहुत हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करती है कि अगर हमने इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया है, तो उनका निराकरण, उनके प्रकरणों का निराकरण तो किया जाएगा ना। न्याय तो न्याय के तरीके से काम करेगा और आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास भी हो सके। ये दोनों ओर ध्यान देते हुए सरकार का ये निर्णय है। कांग्रेस का इस प्रकार का आरोप या कांग्रेस का इस शताब्दी, भूपेश बघेल का आरोप है कि निर्दोष जो बंद है जेलों के अंदर, कई आदिवासी, सैकड़ों की संख्या बताई जा रही है, क्या उनके लिए कुछ सोच रही है सरकार? ये जो जितने भी संशोधन हुए हैं, ये जो आज जो संशोधन हुआ है छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम, इन सबके अंतर्गत जिनको जिनको जहां जहां जो भी लाभ मिलना होगा वो मिलेगा। और ये इनका इस प्रकार का आरोप सब मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल बिना निराधार है ऐसा आरोप। इनको ऐसा आरोप लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे कानून के तहत अधिनियमों में संशोधन करते हुए, पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी के साथ त्वरित न्याय के लिए कदम उठा रही है। जरूर। एक तरह से जो सवाल अभी भी बना हुआ अजय जी, कि आप बोल रहे हैं कि निर्दोष हैं, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे, क्योंकि कोई भी निर्दोष ऐसा जेल में बंद नहीं है। जो यदि नक्सली है तो नक्सली ही जेल में बंद है, निर्दोष आदिवासी नहीं है, जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ना दो मुख्य बिंदु पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप मेरी बहन से पूछेंगे ना कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, तो मेरे को पूरा 101% श्योर हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ। 1 मिनट मुझे बता दीजिए किस स्टेप में बोलेगा, तो मेरी बहन जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना तैयारी के बैठते हैं, राजनीतिक भाषणबाजी करनी है चैनल पे। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए 6 स्टेप है। आज तक किसी भी देश के किसी भी राज्य में 6 स्टेप नहीं है,
किसी सरेंडर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए सबसे पहले मंत्रिपरिषद की उप समिति उसके सामने केस डाला जाएगा, वो समीक्षा करेगी, फिर कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी, कैबिनेट उसको जिला स्तरीय समिति भेजेगा, जिला स्तरीय समिति पुलिस मुख्यालय भेजेगी, पुलिस मुख्यालय समीक्षा के बाद प्रस्तावना को विधि विभाग भेजेगी, विधि विभाग में फिर कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट उसको केस खत्म करेगी। आप समझिए कि इनकी नियत नीति जो मंशा है वो केस वापस करने की नहीं है, निर्दोष आदिवासियों को सलाखों से बाहर निकलने की नहीं है, प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसा के लंबे समय सलाखों के पीछे रखने की साजिश और षड्यंत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, उनका कहना ये है ना कि एक एक व्यक्ति को नहीं 10-10, 20-20, 30-30 को मारा गया है। यदि वो सुरक्षा बलों के जवानों को मारा है, ग्रामीण मासूमों को यदि उन नक्सलियों ने मारा है तो उनको इतनी आसानी से न्याय, कम से कम वहां की जिला स्तरीय समिति से जांचा जाए कि इनका रिकॉर्ड कैसा था, ये किसी के बहकावे में आके नक्सली बने या फिर उस संस्था को चला रहे थे, तो वो जांचना ही बहुत जरूरी है। इसलिए चाह रहे हैं कि जमीनी स्तर से ऊपर रिपोर्ट आए। मैं बहुत दूर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुख्य प्रश्न मैं कंप्लीट आता हूँ, मैं कंप्लीट कर देखिए सही में महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, मैं भी इस बात को कह रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करूं, 2007 में 55 जवान शहीद, 2010 के टानमेटला में 76 जवान शहीद, 25 मई 2013 को कांग्रेस के 30,000 नेता शहीद, 2025-20 में चिंता गुफा की घटनाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं, लगातार जो सैकड़ों बेचारे निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों की हत्या कर रहे हैं, उसको बिना प्रॉपर क्या जिला जो समिति बनेगी वो पारदर्शिता का पालन करेगी? मैं वही पूछना चाह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो केंद्रीय जो है सरकार के अधीन है, तो ये किस आधार पे, किस बेस के आधार पे जिला स्तरीय समिति क्या पारदर्शिता अपनाएगी, किस आधार पे उनको छोड़ा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील विषय। संयम जी, आज हम लोग चैनल में बैठ के भाषणबाजी के बजाय सही तथ्यों पे, सही प्रकरणों पे और सही में निर्दोष आदिवासियों का वो किया जाए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। पारदर्शिता लेकिन तभी ना जब आएगा वक्त वो वाला, अभी तो वक्त ही नहीं है, उससे पहले हम कैसे आकलन लगा लें कि गलती होगा? यहाँ तो सकारात्मक सोच चलनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। अजय जी, मैं एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। मध्याह्न भोजन का रसोईया था महेश कुड़ियान, उसकी यहाँ के नक्सली बता के हत्या कर दी गई, जबकि उसने महेश कुड़ियान के खाते में शायद सरकार लगातार उसकी वेतन 1.5 साल से क्रेडिट कर रही है। एक तरफ आप रसोइयों का वेतन डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी हत्या को आप नक्सली बता रहे हैं। पहले भी हमने देखा सारकीगुड़ा, एडसमेटा, पैदा के रूप में निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर किया गया। अभी ताजा पीडिया, कोयलीबेड़ा, नारायणपुर, कांकेर लगातार। बिल्कुल जवाब दे लेते हैं शताब्दी जी, भी कुछ कहना चाह रही हैं। शताब्दी जी, निर्दोष आदिवासी वाला जो मामला है वो अभी भी बना हुआ है कि निर्दोष आदिवासी यदि मारे जा रहे हैं नक्सली बताकर, उसको कांग्रेस ने पहले भी उठाया था और अभी भी उठाया जा रहा है, उसको लेकर कैसे पुष्टि करेंगे? वही तो सवाल है भूपेश बघेल का भी कि आखिर निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है नक्सली बताकर, क्या उनके लिए कोई नीति बनाई जा रही है? क्योंकि एक बार कुछ धाराओं में अंदर डाल दिया फिर कुछ नहीं, आत्मसमर्पितों के लिए आपकी नीति है। संयम जी, ये बताइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की ओर से कानून का पालन करने वाले अधिकारियों के द्वारा कानून तोड़ने वाले लोगों को या मुखबिर के रूप में मुखबिरी करने वाले लोगों को या जिस प्रकार से भी लोग जो जाकर के नक्सलियों को सहयोग करते थे, ऐसे लोगों को संदेह के आधार पर यदि जेल में बंद किया गया है, तो ये जो अभी अधिनियमों में संशोधन किया गया है, इन अधिनियमों के संशोधन के आधार पर निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों को जो विचाराधीन है, जिनके ऊपर में अभी किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को भी इसमें त्वरित लाभ मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये सभी हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे कि ये संयम जी से अच्छा कोई नहीं जानता। आपके गृह मंत्री विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में रोज 9 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 3-3 हत्या हो रही है। शताब्दी जी, आप स्वयं महिला है और आप यहाँ प्रवक्ता की भूमिका में है और आप ही के शासन में, शायद सरकार के कुशासन में रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और आप चैनल पे आए जो है कानून व्यवस्था की दावे कर रहे हैं। इसकी कली तो खुल चुकी है। आप ही के पेखन गांगड़ा, आपके लव कुमार नायडू नक्सलियों के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। आपकी जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है के शर्मा जी, कैसे माने कि वो मासूम निर्दोष आदिवासी जिनका जिक्र भूपेश बघेल कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि वो सब जुडिशियल अंडर ट्रायल है, या वो किसी सूचनार्थ में थे या नक्सली गतिविधियों में संबंधित तभी तो जेल में बंद है।
ये साफ करना बहुत जरूरी। क्या कोई मासूम आदिवासी जेल में बंद है छत्तीसगढ़ के अंदर? सिर्फ एक ऐसा ही मामला है जो चला आ रहा है? मुखबिरी के समय जिन लोगों को अंदर किया गया है, लेकिन किसी को अभी अपने मासूम को कैसे अंदर कर दिया, ये बड़ा सवाल रहेगा जो आप पूछ रहे हैं कि जो जेल में है आरोप है उसके बाद ही वो जेल में है। अपराध की हो रही है, न्यायालयिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि अभियोजन पक्ष जो है, सरकार को बात कह सकते हैं तो अभियोजन पक्ष किसी भी मामले को सार्वजनिक हित में वापस ले सकती है, लेकिन उसके लिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती। जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है, जो गंगवानी जी बता रहे हैं, वो अंततः न्यायालय में ही जाना है। न्यायालय से ही ये चीज हो पाएगा कि न्यायालय सुनवाई करेगा उस योग्य है कि नहीं। राजनीतिज्ञों के खिलाफ जो जुर्म दर्ज होते हैं सार्वजनिक हित में वापस लिए जाते हैं। बहुत सारे मामले सरकार के, जो राजनीतिक दल की सरकार आती है तो वो वापस ले केस को। क्या यही प्रक्रिया है? क्या राजनीतिक हत्या के रूप में माना जाता है? किस रूप में होगा? और जो जिला स्तर पर है, किस लोगों की सुनवाई होगी कि जिला स्तर पर जो समिति बनेगी वो जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि अपराधी है, इतने हत्या के मामले हैं इनको। और दूसरा चीज बोलेगा तो कितने दिनों में आप उनके चरित्र को समझ जाएंगे कि इनका चरित्र अब पहले से बेहतर हो चुका है। 6 महीने आप उसको अभी रखेंगे, 6 महीने में आप उसको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, प्रशिक्षण देंगे, अब वो वापस चल जाएंगे। तो विचारधारा उनकी क्या खत्म होती है? माइंड जो विपक्ष की बात करें, दूसरा शहरी नक्सलाइट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे क्या इस सब को लेकर के आने वाले समय में? तो तमाम जो इसमें आत्मर्पण किए हैं, चलिए वो जो मुद्दे लगातार बने रहेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया जो है उसका आने वाले वक्त में पता चले कितनी पारदर्शी है और इससे कितना लाभ मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि सोच बदलना बहुत जरूरी है, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। शताब्दी जी, एक आखिरी जो आपसे चाहूंगा, क्या लग रहा है इस प्रक्रिया के बाद कुछ बदलाव आएगा कि जो बचे हुए नक्सली हैं, जो कि डेडलाइन तय की 31 मार्च 2026, उनमें भी फर्क पड़ेगा क्या इस प्रक्रिया के जरिए? क्या वो आत्मसमर्पण के लिए आगे आएंगे? और निश्चित रूप से जब वो देखेंगे कि किस प्रकार से अधिनियमों में संशोधन करके और त्वरित न्याय के लिए प्रयास किया जा रहा है और किस प्रकार से पुनर्वास किया जा रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, इन संशोधनों से सुशासन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है हमारे प्रदेश में, ये सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में बचे हुए जितने नक्सली हैं वो सब अतिशीघ्र पुनर्वास करेंगे। जितने भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अजय जी, ये डेडलाइन भी बीजेपी शासनकाल में तय हुई है और नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश भी, उसकी सराहना कांग्रेस करती है, तो फिर इस प्रक्रिया को भी अब सराहना करना चाहिए कांग्रेस को, लगता है मुझे। अंतिम देखिए, महत्वपूर्ण बात है संयम जी, जो निर्दोष आदिवासियों को मार रहे हैं, जो सुरक्षा बल के जवानों के, वो मानने को तैयार नहीं। निर्दोष आदिवासी कोई नहीं है, यदि वो गया है तो नक्सल ये संबंधित है। बीजेपी शासनकाल में कहा जा रहा है साफ तौर पर कहा, शताब्दी जी ने कुछ कारण होगा। सही नहीं, मैं बहुत अंडरलाइन कर दूं। अभी देखिए 2 साल शायद सरकार को हुए, बिरला 1A 1B आरसीएल मित्तल को, बिरला 1C सागर स्टोन को, कांगे की हाल लद्दी खदान सोमगा स्टील को। ये दिख रहा है कि नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे जो इनकी नियत नीति मंशा है वो पूंजीपति मित्रों को खदानें सौंपने की, बस्तर के संसाधन, बस्तर का लॉयर, बस्तर के जो बॉक्साइट है, ये पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश जो षड्यंत्र कर रहे हैं। अब देखिए इस पर दिखता है कि जब हसदेव में पेड़ काटे जा रहे हैं, तमनार में पेड़ काटे जा रहे हैं, बेचारे निर्दोष आदिवासी विरोध करते हैं तो लाठीचार्ज करके उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जा रहा है। तो ये दिखता है जो प्रक्रिया, जो विधेयक आज कहा जा रहा है संशोधन किया, कितने संतुष्ट पूंजीपति मित्रों को? अजय जी, कितने संतुष्ट इस प्रक्रिया से जो संशोधन आज किया जा रहा है उससे? अंतिम मैं स्पष्ट जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई और दिखेगा, आप गूगल करेंगे तो 900 से अधिक मामलों में 4000 निर्दोष आदिवासियों की रिहाई। चले तो फिर कुल मिलाकर संतुष्टि आने वाले वक्त में पता चलेगी, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया के बाद पता चलेगा किसके शासनकाल में कितना लाभ किसको मिल रहा था। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शताब्दी जी आपका, अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और के शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो कुछ बदलाव किए गए, छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रक्रिया निकाली गई है जिसके जरिए जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके केस कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि 1-2 अपराध नहीं किए उन्होंने, कई लोगों को मारा है, कई पुलिसकर्मी सुरक्षा कर्मियों को मारा है। उसके बाद आत्मसमर्पण से आसानी से मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण के पीछे मंशा, मन क्या है, उसको जांचने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।